एनसीटी, एनसीटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। एनसीटी एक्ट बना 1993 में। एनसीटी एक्ट कब बना? 1993 में, लेकिन लागू हुआ था 1995 में। लागू हुआ 1995 में। देखिए, समझिएगा एनसीटी आखिर है क्या, इसका कार्य क्या क्या है, क्योंकि कार्य भी बहुत सारे पूछते हैं। कार्य पूछने के मकसद ये रहता है कि देखिए, एनसीटी आया, बना, एक्ट बना 1993 में, लागू हुआ 1995 में। जब लागू हुआ तो आप जितने भी देखते होंगे, जो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में चल रही है, जो बीएड, डीएलएड, एमएड, समझ गए, इन सब प्रोग्राम, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, सारा का सारा संस्थान का जहां से मान्यता मिलती है वही एनसीटी है, यहीं से मिलती है। जैसे नॉर्मल व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए, नॉर्मल व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए जिस तरीके से नॉर्मल व्यक्ति को पढ़ाने के लिए एनसीटी का स्थापना किया गया था, जैसे ये जो आप लोग बीएड डीएलएड कर रहे हैं, तो बीएड डीएलएड जो करते हैं उसको जहां से मान्यता मिलती है यही एनसीटी है। ये कहती है कि बच्चे को किस स्तर से पढ़ाना है, इसके तहत बीएड में या डीएलएड में या एमएड में या यूनिवर्सिटी में ये सब मान्यता प्रदान करने का जिम्मा एनसीटी का है, और पाठचर्या बनाने का भी काम एनसीटी का है। मतलब पाठचर्या में, नौकरी में, कॉलेज में ये सब सुधार करने का काम किसका है? एनसीटी का है। समझ गए? जैसे आप बीएड पढ़ते, बीएड का क्लास जाते होंगे या बीएड कर लिए होंगे, वहां पर देखते होंगे तो उस कॉलेज का भी मान्यता कहाँ पे है? यहीं से, एनसीटी। मतलब हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसका मान्यता एनसीटी से नहीं है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का होना चाहिए कॉलेज, उसका मान्यता अगर एनसीटी से नहीं है तो समझिए कि उसका, उस कॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। एनसीटी का संस्थान है नई दिल्ली, समझिए, मुख्यालय नई दिल्ली है, और यहीं से सभी को मिलता है, यहाँ से यूनिवर्सिटी को और यूनिवर्सिटी से कॉलेज को, ऐसे मिलता है। और जिस तरीके से सिखाया जाता है, पाठचर्या में ही बदलाव हुआ, टीचर में ये बदलाव हुआ, तरह तरह के कॉलेज में जांच पड़ताल का कार्य करने का काम भी एनसीटी का है। पहले देखते होंगे, पहले ऐसा ही कोई नहीं, मतलब ऐसे ही स्कूल कॉलेज चलता था, कोई उसका जांच पड़ताल नहीं होता था। अब एनसीटी से कहा कि अब हर महीने मेरे पास एक फोटो आना चाहिए, कि ताकि हम ये पता लगा सके कि आपके कॉलेज में टीचर है कि नहीं है, छात्र है कि नहीं है तो पढ़ाई चलता है कि नहीं चलता है, कि सिर्फ बिल्डिंग है, उस नाम है और पढ़ाई वढ़ाई नहीं चलता है। समझ गए? इसका 4 क्षेत्रीय संस्थान है, समझ गए। एनसीटी मुख्यालय नई दिल्ली है, समझ गए। ये पाठचर्या में बदलाव, पाठचर्या में संशोधन, मान्यता प्रदान करना। आप मान्यता प्रदान करना तो कैसे? शर्तों के साथ। आपके पास इतना जमीन होनी चाहिए, आपके पास इतना टीचर होनी चाहिए, छात्र होनी चाहिए, खेलने का मैदान होना चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए, तरह तरह की चीज, कंप्यूटर घर होनी चाहिए, समझ गया ना। और इन सब चीजों को जब होता है तब जाके एनसीटी से मान्यता मिलती है, समझ गए। ये एनसीटी का है।
लेकिन उस विद्यालय में वही प्रशिक्षण दिया जाता है जो आप नॉर्मल बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, नहीं। एनसीटी से जो भी मान्यता प्राप्त कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उन सब में यही आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे नॉर्मल बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो किसी प्रकार से विकलांग नहीं हो, दिव्यांग नहीं हो, समझ गए। तो उन सब बच्चे को आप किस तरीके से प्रशिक्षण मतलब शिक्षण दे सकते हैं, ये आपको प्रशिक्षण दिया जाता है बीएड कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या एमएड कॉलेज में, ठीक है। लेकिन अगर विकलांगों को देना हो तब, खाली पागल को देना हो तब, समझे, यानी कि विशेष बालकों को देना होता तब कैसे प्रशिक्षण दीजिएगा। तब उसके लिए क्योंकि बच्चे क्या हैं, स्पेशल हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल बच्चे के लिए, नॉर्मल बच्चे के लिए एनसीटी, लेकिन विशेष बच्चों के लिए, जो दृष्टिबाधित है उस बच्चों के लिए, जो बोलना नहीं जानता, बोलने नहीं आता है, सुनता नहीं है, उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए शिक्षा आप कैसे देंगे, समझिए, ये बात आई। तो इसीलिए जिस तरीके से नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण जो दिया जाता है टीचरों को, वो एनसीटी से दिया जाता है, उसी प्रकार विकलांगों को, अपंगों को, बधिरों को, यानी कि विशिष्ट बालकों को शिक्षण देने के लिए जो भी टीचर के प्रशिक्षण दिया जाता है वो स्पेशल होता है। और उसके लिए स्पेशल प्रशिक्षण करने के लिए आरसीआई एक्ट बना था, ठीक है। आरसीआई एक्ट बना था और उसी से उसको स्पेशल, सारे चीज स्पेशल, बीएड स्पेशल, एमएड स्पेशल, डीएलएड स्पेशल, पटचर्या स्पेशल, शिक्षक स्पेशल, छात्र स्पेशल, सारे चीज उसमें स्पेशल होते हैं और इसमें नॉर्मल होते हैं। तो आखिर इसमें नॉर्मल, इसमें एनसीटी में कार्य क्या क्या है भाई, क्या करता है ये एनसीटी। तो तरह तरह की चीजों को, पहली तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की मान्यता प्रदान करता है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो, जो स्कूल कॉलेज खोलना चाहते हैं उनको मान्यता कहां से लेना पड़ता है, उस पश्चर्या में बदलाव, पश्चर्या में परिवर्तन एनसीटी के द्वारा ही होता है कि क्या क्या सिलेबस रखना है, क्या नहीं रखना है, कौन करता है, एनसीटी करता है। बीच बीच में कॉलेज की जांच पड़ताल एनसीटी करता है, समझ गए। पहले देखते होंगे 1 साल का बीएड था, एमएड था 1 साल का, अब है क्या, अब आ गया 2 साल, समझ गए। कौन किया, यही। अब वो भी और बदल कर अब कर रहा है 4 साल का। पहले 2 साल का था, सॉरी पहले 1 ही साल का था, उसके बाद हुआ 2 साल, बीए के बाद 1 साल बीएड। अब वो कि नहीं, बीए के बाद बीएससी या बीए के बाद 2 साल का बीएड, तो उसको कहते हैं बीएससी बीएड, बीए बीएड, समझ गए। नहीं नहीं, उसको नहीं, ये तो इंटर पर जाता है, उसको कहते हैं, उसको तो स्पेशल बीए कहते हैं, बीएड कहते हैं, डीएलएड कहते हैं। अब आ गया 4 साल वाला, 4 साल वाला भी खुल चुका है, वो बहुत लोग कर रहे हैं भी। वो अब अगर बीएससी बीएड साथ में 4 साल, 2 साल इसका और 2 साल ग्रेजुएशन का, दोनों 4 साल में फाइनल, बीएससी बीएड, बीए बीएड, समझ गए। ये कौन सा आ गया 4 साल का। तो इसमें बदलाव, कि चूंकि बदलाव हुआ, कौन किया, यही। और अब देखिएगा हर महीने एनसीटी कहता कि हर महीने आपके कॉलेज से एक फोटो मेरे पास आना चाहिए पूरे क्लासरूम का, ताकि हम ये देख सकें कि आपके क्लासरूम में पढ़ाई चलती है कि नहीं चलती है, छात्र आते हैं कि नहीं आते हैं, टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं, समझ गए। ये तमाम चीजों को जांचने के लिए हर महीने आप देखते होंगे कि कॉलेज से एक फोटो अपलोड होता है एनसीटी के पास, ठीक है। ये सब चीजें हैं। अब देखिए, ये तो एनसीटी आ गया 94 में लागू हो गया, 1995। लेकिन अब
अब एनसीटी का प्रमुख कार्य, एनसीटी एक चीज आप देखिएगा कि एनसीटी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। एनसीटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। एनसीटी का 4 क्षेत्रीय संस्थान है, क्योंकि एनसीटी अकेला कहता था कि हम अकेला दिल्ली में रहकर पूरे देश की शिक्षा पद्धति को कैसे विकसित करेंगे, इसीलिए हमें 4 क्षेत्रीय संस्थानों में बांट दिया जाए। इसीलिए इसको 4 क्षेत्रीय संस्थानों में बांटा गया। कौन कौन है? एनसीटी का क्षेत्रीय संस्थान, पहला हो जाएगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, दूसरा भोपाल, तीसरा हो जाएगा बेंगलोर, और चौथा हो जाएगा जयपुर। ठीक है। अब लिखिए एनसीटी का प्रमुख कार्य, एनसीटी का प्रमुख कार्य, दिख रहा है ना? एनसीटी का प्रमुख कार्य, उतार लीजिए। ये सब किन बच्चे को शिक्षा देने के लिए है? विकलांगों को कि नॉर्मल बच्चे को? नॉर्मल व्यक्तियों को। आ जाइए एनसीटी का प्रमुख कार्य, मिटा दें। देखिए एनसीटीई का प्रमुख कार्य, देखिए पहला कार्य शिक्षक शिक्षा के विभिन्न संस्थानों को पाठ्यक्रम चलाने हेतु मान्यता प्रदान करना। पहला शिक्षक 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 शिक्षा शिक्षक शिक्षा के विभिन्न संस्थानों को, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न संस्थानों को पाठ्यक्रम चलाने हेतु हेतु
मान्यता प्रदान करना। दूसरा पॉइंट लिखिए, देखिए शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पदचर्या का निर्माण करना। शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पदचर्या, शिक्षक शिक्षा नहीं, विभिन्न नहीं लिखे, शिक्षक शिक्षा के लिए पाठचर्या का निर्माण करना। तीसरा लिखिए, शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए न्यूनतम निर्धारित नियम के शिक्षक शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा के शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए न्यूनतम निर्धारित मानदंडों का न्यूनतम निर्धारित नियमों तथा मानदंडों तय करना। निर्धारित नियम एवं मानदंड तय करना। ठीक है। चौथा लिखिए, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्यों को बढ़ावा देना। शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में क्या करना है? शोध कार्यों को बढ़ावा देना। शोध कार्यों को बढ़ावा देना। आगे लिखिए, पांचवा देखिए, नियमित समय अंतराल पर शिक्षक शिक्षा संस्थानों की परीक्षण करना, जांच करना। लिखिए, शिक्षक नियमित समय अंतराल पर शिक्षक शिक्षा संस्थानों के नियमित समय अंतराल पर शिक्षक शिक्षा संस्थानों का परीक्षण करना या जांच करना। का परीक्षण करना या जांच करना। ठीक है। एक पॉइंट और है, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना। शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना। समझिएगा, उतार लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। और पीछे का सब याद होगा ना?
पीछे का एमसीएफ बताए थे, आरटी बताए, ये सब याद होना चाहिए क्योंकि उससे सवाल रहता है और रहेगा। एनसीएफ तो एकदम याद होना चाहिए, और आरटीई, एनसीएफ, आरटी और आरटीआई, इसको आप नहीं याद करिएगा चल जाएगा, इससे सवाल नहीं पूछता है। लेकिन आप लोगों को इसलिए बता दे रहे हैं कि क्योंकि इससे रिलेटेड है आरसीआई, ये जब तक नहीं बताते तब तक आरसीआई समझ में नहीं आता। अब देखिए लिए और समझिएगा, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न संस्थानों को पाठ्यक्रम चलाने हेतु मान्यता प्रदान करना। देखिए हम बताए थे जितना भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, पहले टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे, टीचर ट्रेनिंग नाम था, लेकिन अब सब ट्रेनिंग ट्रेनिंग सब हटा दिया गया, अब एक नाम का टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जितने भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं, उन सबको मान्यता प्रदान करने का जिम्मा इनको है, एनसीटी का। यहीं से मान्यता प्रदान होती है। इससे मान्यता प्रदान नहीं है तो समझिए उस कॉलेज का डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। दूसरा था शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करना, जैसे सिलेबस, पाठ्यचर्या, बीएड में क्या पढ़ना है, डीएलएड में क्या पढ़ना है, समझ गए, एमएड में क्या पढ़ना है, इन सब के पाठ्यचर्या का भी निर्माण कौन करता है, एनसीटी करता है। पहले पहले जी अपना अपना स्टेट काम करता था, अपना अपना स्टेट, अपना अपना यूनिवर्सिटी पाठ्यचर्या का निर्माण करता था। अब ऐसा नहीं है, अब सबको सबको पाठ्यचर्या का निर्माण कौन करता है, एनसीटी, एनसीटी द्वारा ही होता है, समझ गए, इसलिए पाठ्यचर्या का निर्माण एनसीटी करता है। तीसरा था शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए न्यूनतम निर्धारित नियम एवं मानदंड तय करना। जैसे आप एक रूम उठा लिए, 2 रूम बना लिए और कह दीजिएगा कि हम क्या है, हमें स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं, हमें मान्यता दे दीजिए, ऐसा है क्या, नहीं है। आप कॉलेज खोले तो कॉलेज खोलने के क्रम में आपको तमाम चीजों को देखा जाएगा, उसके नियम है, कुछ शर्त हैं, और शर्त जब तक उसका शर्त पूरा नहीं होगा तब तक आपको मान्यता नहीं देगा। जैसे कहेगा कॉलेज के नाम पर इतना जमीन होना चाहिए, समझ गए, इतना शिक्षक होनी चाहिए, स्टूडेंट होनी चाहिए, खेलने का मैदान होनी चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए, कंप्यूटर घर होनी चाहिए, तरह तरह के चीजों का जो भी उसका शर्त है, ये सब होगा तो क्या करेगा, मान्यता प्रदान करेगा। इसीलिए वो नियम है, नियम मानदंड तय करना, तभी उसको मान्यता प्रदान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है। अब है शिक्षक शिक्षा के विभिन्न संस्थानों में शोध कार्यों को बढ़ावा देना। शोध कार्यों का मतलब होता है कि कौन हटाना है, किसको लागू करना है, समझ गए, मतलब किसको हटाना है पाठ्यचर्या से, किसको लागू करना है। कई कई बार आप देखते होंगे कि ये हटाया, ये जोड़ा, नया नया चीजों को जोड़ता है। जैसे पहले आईसीटी नहीं था, आईसीटी था नहीं था, पहले नहीं था, इसलिए शोध कार्य हुआ तो कहा गया कि अब जो युग आ रहे हैं वो सब इसी के आधारित आ रहे हैं, इसी पर आधारित है, सब कंप्यूटर बेस्ड हैं, इसीलिए अब आईसीटी पढ़ाओ, समझ गए। अब क्या है, योगा पढ़ाओ, योगा योगा भी अब आ रहा है, योगा पढ़ाओ, समझ गए, नारी शिक्षा पढ़ाओ। तो ये सब तरह तरह की चीजों का जो जोड़ता है, शोध कार्य करता है, इसको हटाओ, इसको लाओ, समझ गए, ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ, इसमें चेंजिंग करो, उसमें चेंजिंग करो, तो तमाम चीजों को शोध करता है, रिसर्च करता है। तो ये भी काम किसका है, एनसीटी का। ठीक है। आगे नियमित समय अंतराल पर शिक्षक शिक्षा संस्थानों का परीक्षण करना, जांच करना। देखिए समय अंतराल पर, नियमित समय अंतराल पर, समय समय पर क्या करता है कि उस कॉलेज को जांच करता है कि आखिर, पहले देखते होंगे अभी भी कई कॉलेज हैं, बीएड का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बीए के जो कॉलेज हैं वो कॉलेज है ही नहीं, एक प्राइवेट स्कूल है, बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है प्राइवेट स्कूल, और उसी पर पोस्टर मार दिया है
और एक सेकेंड, चलिए आ जाइए। हाँ देखिए, हम लोग कहाँ थे? हाँ, अभी भी देखते होंगे कि स्कूल, बड़ा सा स्कूल है, उसी पर अपना पोस्टर मार दिया है कि मेरा कॉलेज चलता है, कॉलेज का पोस्टर मारा हुआ है और उसी के आधार पर अभी तक कॉलेज चल रहा है। ऐसा नहीं है, समय समय पर जांच करता है, समय समय पर चेक करता है कि आपके स्कूल में, आपके विद्यालय, सॉरी, आपके शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्लास चलता है कि नहीं चलता है, जो शर्तें हैं, जो नियम है, शर्त है, वो एक्चुअली में है कि नहीं है, समझे? ये सब चीजों को समय समय पर जांच करता है और इसीलिए जांच के दौरान अब कहा गया कि हर महीने हमको क्या करना है, फोटो भेजना है, समझे? कौन करता है? यही जांच पड़ताल। आगे है शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना। देखिएगा कि समय समय पर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग क्यों भाई? तो इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि ताकि जो भी शिक्षक के अंदर जो कमियां हैं, कमी, समझ गए ना, वो कमी दूर हो सके। बच्चे को इस तरीके से पढ़ाइए, बच्चे को ऐसे पढ़ाइए, बच्चे को वैसे पढ़ाइए, समझ गए? इसको लागू कीजिए, इसको हटाइए, तरह तरह की चीजों को शिक्षकों को समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि शिक्षक के अंदर गुणवत्ता बना रखे और बना रहे और छात्र उनसे प्रशिक्षण लेकर अच्छा कर सके, समझ गए? ये किसका काम है? इसी का, एनसीटी का। ठीक है, चलिए अब आ जाइए कि अब जिस तरीके से नॉर्मल व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए एनसीटी का स्थापना किया गया था, उसी प्रकार से विकलांगों को, अपंगों को, बधिरों को पढ़ाने के लिए आरसीआई एक्ट का गठन किया गया था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, हेडिंग दीजिए आरसीआई। आरसीआई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास पुनर्वास परिषद। देखिए, आरसीआई एक्ट बना 1992 में। आरसीआई एक्ट बना कब? 1992 में। लेकिन आरसीआई एक्ट लागू कब हुआ? लागू 1993 में। सुनिए, 1992 में बना, 1993 में लागू हुआ। देखिए, अब क्या है, हम बताए थे कि जिस तरीके से जैसे नॉर्मल बच्चे को पढ़ाना है तो किसका? एनसीटी का। विकलांगों को पढ़ाना है, अपंगों को पढ़ाना है, सिर्फ पागल को पढ़ाना है तो वो कौन करेगा? आरसीआई। जैसे देखिए, और क्या है इसमें, समझिएगा ध्यान से। जैसे जो बालक विशेष हैं, जो बालक विशेष हैं, विशिष्ट हैं, जिनको देखने में परेशानी है, कान से बहरा है, बोलना नहीं आता है,
समझ गए? पागल है, मेंटल है, कैसे उसको पढ़ाइएगा? क्या पढ़ाना संभव है क्या? नहीं है। इतना आसान है क्या कि जैसे नॉर्मल बच्चे को पढ़ा दियो वैसे वो भी पढ़ लेगा? नहीं पढ़ेगा। उसके पास कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका जो मानसिक है वो भी गड़बड़ रहता है। समझिए, समझते हैं ना कि एक ईटा घासकल हो, समझ गए? तो वो होता है। जैसे पागल को कह दीजिएगा कब पगला, तो खिसिया जाएगा तुरंत, वो कुछ ना उठा कर मारी ना देगा। लंगड़ा को कह दीजिए कि लंगड़ा बिंगड़ा सार दिखो, बाप गेलो पटना बंदूक लेके जो, और कुछ मिलेगा वो उठाकर मार देगा। क्यों भाई? तो आप वैसे बोले। अगर जो बच्चे एक आंख से थोड़ा सा किसी प्रकार से गड़बड़ है एक आंख, तो उसको काना कह दीजिए। समझ गया ना? तो ये सब चीजें, क्योंकि बच्चे तुरंत इमोशनली अनबैलेंस हो जाते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। समझ गए? तो इन लोग को पढ़ाना पॉसिबल है क्या? नॉर्मल नहीं, इसके लिए स्पेशल स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। समझ गए? स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप कैसे, ऐसा बच्चा मिलेंगे तो आप कैसे हैंडल करेंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे। इसीलिए ये आया RCI। इसमें सब स्पेशल, बीएड स्पेशल, एमएड स्पेशल, प्राचार्य स्पेशल, शिक्षक स्पेशल, छात्र स्पेशल, सारे चीज स्पेशल होते हैं। क्योंकि स्पेशल बच्चों को पढ़ाना है और स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें स्पेशल शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो भी स्पेशल दिया जाता है। समझिए? स्पेशल है कि जैसे मान लिया जाए कि जो देखने में दृष्टिबाधित है या थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, उसको कैसे पढ़ाएंगे? तो जिसको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है उसको आगे बैठाएंगे ताकि बोर्ड को अच्छे से देख सके। समझे? जिसको अच्छे से दिखाई देता है वो धीरे पीछे बैठेंगे। जिसको एकदम नहीं दिखाई देता है तो उसको लेंस लगाएंगे, लेंस का चश्मा देंगे। जो सुनने में, जिसको सुनने में कठिनाई होती है उसको कान का मशीन लगवाएंगे। इस तरह तरह चीजों को क्या कहता है, ट्रेनिंग में या प्रशिक्षण देते समय सिखाया जाता है कि ऐसे रहेगा तो बच्चे को ऐसे करना है। समझ गए? और ये सब क्या होता है, स्पेशल सब स्पेशल आपको जो मिलेगा कि आप चल जाइए पागल में। जैसे आप एक रूम में पूरा पागल है, एक क्लास में पूरा पागल बैठे हैं और उसमें आपको कैसे पढ़ाइएगा, कैसे प्रशिक्षण दीजिएगा? ये चीज कौन दर्शाता है? यही RCI। और इसी को प्रशिक्षण देने के लिए स्पेशल, सारे चीज स्पेशल, बीएड, डीएलएड, प्राचार्य, एमएड, शिक्षक, छात्र, सब स्पेशल। समझे? चलिए आगे लिखिए। अब आ गया RCI एक्ट। RCI एक्ट में एक पॉइंट है, लिखिए कि जिस तरीके से जिस तरीके से सामान्य विद्यार्थियों को, जिस तरीके से नॉर्मल व्यक्ति को, नॉर्मल बच्चों को शिक्षा देने के लिए NCT का स्थापना की गई थी, जिस तरीके से नॉर्मल व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए NCTE की स्थापना की गई थी, उसी प्रकार विकलांगों को दिव्यांगों को या अपांगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए
शिक्षा प्रदान करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया था। एक संस्था का निर्माण किया गया था, उसका नाम है RCI एक्ट। उसका नाम है कौन, क्या? RCI एक्ट। ठीक है, ये सब किसके लिए है? विकलांगों के लिए। इसको लिख लीजिए। प्रश्न मिटाते हैं। इसमें लिखिए बीएड स्पेशल, डीएलएड स्पेशल। लिखिए बीएड स्पेशल एमएड स्पेशल डीएलएड स्पेशल पाठचर्या स्पेशल शिक्षक स्पेशल एवं व्यवस्था, सारे व्यवस्था स्पेशल, सारे व्यवस्था स्पेशल हो। ठीक है, अब देखिए एक एक्ट और बना जिसका नाम है PWD एक्ट, विकलांगजन अधिनियम, जिसको कहते हैं PWD। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी। पर्सन विथ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, वो हिंदी में बोलते हैं विकलांगजन अधिनियम। विकलांगजन अधिनियम। देखिए विकलांगजन अधिनियम, ये अधिनियम आया 1995 में। कब आया था? 1995। ये अधिनियम आया तो कहा गया कि जो भी विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में, पढ़ाई में 3% का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। कौन? यही PWD एक्ट। PWD एक्ट आया 1995 में, तो कहा गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में एवं नौकरियों में कितना प्रतिशत का आरक्षण? 3% का आरक्षण सुनिश्चित किया था। लेकिन यही PWD एक्ट 2016 में संशोधित हुआ, और संशोधित होने के बाद PWD एक्ट बदलकर नाम हो गया RPWD एक्ट। RPWD एक्ट, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये है ना पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसमें एक लग गया राइट, यानी कि RIGHT, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी।
इसका हिंदी होता है, क्योंकि आपने सुना कि RTE, राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन। इसमें भी क्योंकि राइट का मतलब राइट लग गया, अधिकार आ गया, राइट है अधिकार है, यहां भी लग गया राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। पहले था विकलांगजन अधिनियम, अब इसका नाम चेंज हो गया, अब हो गया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। क्या हो गया? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। सवाल देखिए कैसे कैसे पूछता है, हम बताएंगे आपको। हो गया दिव्यांग, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब? 2016 में, ठीक है। वो आया था पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 में, ये आगे संशोधित हो गया 2016 में, और इसका नाम चेंज करके यही 2016 में ही नाम चेंज करके, पहले था नाम विकलांग, समझिए जो भी शारीरिक अक्षमता है उनको कहा जाता था विकलांग, अब वैसा नहीं है, अब वो कोई क्या कहलाएगा, अब दिव्यांग कहलाएगा, ठीक है, दिव्यांग। इसमें कुछ लिखा जाए, और यही संशोधित होकर 2016 में RPWD एक्ट बना, तो पहले आरक्षण था 3%, अब बढ़ाकर कर दिया गया 4%। लिखिए, हो गया, मिटा दें। देखिए नोट में करके लिखिएगा, नोट में PWD एक्ट 1995 के अनुसार, देखिए PWD एक्ट 1995 के अनुसार, PWD एक्ट 1995 के अनुसार ही तमाम शिक्षण संस्थानों में, तमाम शिक्षण संस्थानों में एवं सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया था? 3%। नौकरियों में विकलांगों के लिए 3% का आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। 3% का आरक्षण सुनिश्चित किया गया था, लेकिन संशोधित RPWD एक्ट 2016 के अनुसार हो गया था, इतना में हो गया, लेकिन अब क्या किया, उसे संशोधित कर दिया गया और कहा कि लेकिन संशोधित RPWD एक्ट के अनुसार, संशोधित RPWD एक्ट 2016, ठीक है, RPWD एक्ट 2016 के उपखंड में जोड़ते हुए खंड में जोड़ते हुए इसका आरक्षण का प्रतिशत
3% से बढ़ाकर क्या प्रतिशत कर दिया, 4% कर दिया गया। आरक्षण का प्रतिशत का 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। ठीक है, 3% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया, 4% कर दिया गया। और चूंकि आगे लिखिए, चूंकि पहले था क्या पीडब्ल्यूडी, तो पीडब्ल्यूडी एक्ट था 1995 में, उसको संशोधित किया कब, 2016 में, तो बन गया क्या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। तो यही आरपीडब्ल्यूडी एक्ट संशोधित हुआ कब, 2016 में। और 2016 में जब संशोधित है तो वही इसी समय 2016 में ही उसी वर्ष विकलांग का नाम बदलकर दिव्यांग कर दिया गया था। और ये कौन कर दिया, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ। यही थे कि जो कह रहे कि नहीं अब विकलांग नाम नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, दिव्यांग। क्योंकि विकलांग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे जन्म से ही जैसे अंधे होते हैं या विकलांग होते हैं या अब तो अब विकलांग बोलना ही नहीं है, अब दिव्यांग। तो चूंकि जन्म से वैसे होते हैं इसलिए वो एक अलग है, एक विशेष है, उसके अंदर एक दिव्य प्राप्ति है, दैविक शक्ति है, समझ गए। इसलिए उसको माने कि ये विकलांग ना है, ये दिव्यांग है, इसके अंदर दिव्यांग दिव्य प्राप्ति दैविक शक्ति है। और इसी के अनुसार उसका नाम बदलकर विकलांग के स्थान पर दिव्यांग कर दिया गया। ठीक है, नाम बदलकर क्या कर दिया गया, दिव्यांग, दिव्यांग कर दिया गया। और किसके काल में, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए, अब और पॉइंट लिखिए एक, कि चूंकि ये तो आ गया, नाम बदलकर दिव्यांग हो गया, लेकिन इसका भी तो कुछ था आरक्षण। जैसे आरटी था कि आरटी में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। इसमें भी कितना से 6 से 14 नहीं, 18 वर्ष के लिए। ठीक है, 6 से 18 वर्ष के बच्चों, कौन बच्चों, दिव्यांग बच्चों, 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, देखिए ये तो हो गया आरसीआई के अनुसार। अब है बात कि चूंकि ये तो आरसीआई के अनुसार है, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो नई शिक्षा की नीति के अनुसार जो भी है, कोई भी हो, चाहे विकलांग हो, अपांग हो, नॉर्मल हो, सब लोगों को कै वर्ष से, 3 ही बरस से, 3 बरस से, पहले था कितना बरस से, 6 से 14 था, अब नहीं, अब 3 से 18 बरस के लिए, 3 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।
नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार तीन से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, एक पॉइंट और है, जब ये हुआ तब विकलांगों को एक चीज नहीं रखा गया, नहीं दिया गया मान्यता, वो है विशेष शिक्षा। यानी कि विकलांगों को, दिव्यांगों को विशेष शिक्षा की अनिवार्यता नहीं है, ये नई शिक्षा नीति के अनुसार। और कब इसी में लिख दीजिएगा, इसी के अनुसार एवं इसी के अनुसार इसी के अनुसार दिव्यांगों को विशेष शिक्षा की अनिवार्यता नहीं दिया गया। है, ठीक है। चलिए, ये चीज है। अब क्योंकि शुरुआत में विकलांगों का जो प्रकार था वो विकलांगों का प्रकार, देखिए थोड़ा सा समझिए और यहां तक तो लिख ली। कोठारी आयोग आया, देखिए विकलांगों का प्रकार, विकलांगों का प्रकार आया था सबसे पहले क्या, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब आया था, 64-66 में। जब कोठारी आयोग 64-66 में आया तो विकलांगों का प्रकार 3 प्रकार बताया। कितने प्रकार, 3 प्रकार। कोठारी आयोग ने विकलांगों को कितने प्रकार बताया, 3 प्रकार आया। पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया था, 1995 में। ये विकलांगों को कितना प्रकार बताया, ये बताया 7 प्रकार। 7 प्रकार बताया कि नहीं, ऐसा ऐसा रहेगा, शरीर में ये कमी रहेगा तो ये विकलांग के में ला सकते हैं, समझ गए ना, ये चीज कमी रहेगा तो। लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2012 में भी कई प्रकार था, 7 प्रकार था। यही आरपीडब्ल्यूडी एक्ट संशोधित हुआ कब, 2016 में। एक्ट संशोधित हुआ कब हुआ, 2016 में। और विकलांगों का प्रकार कितना बताया, 21 प्रकार बताया।
21 प्रकार बताया। लिख लीजिए। इसी से एक सवाल है, देखिए कैसे सवाल पूछता है। हो गया, दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। आज भर काम चलाइए, कल इंक डाल देंगे। देखिए इससे से एक सवाल है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा सवाल, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? समझ रहे? पहला ऑप्शन है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। दूसरा, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। और तीसरा, तीसरा है मंदित छात्र, मंदित छात्र। और चौथा विकलांग छात्र। बताइए कौन सा होगा? फिर से सवाल, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का उपयोग उपयुक्त है? पहला है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। दूसरा, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तीसरा, मंदित छात्र। और चौथा, विकलांग छात्र। बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोल रहे हैं। चलिए तो आज इतना ही, बाकी अगले दिन, ठीक है? ये सब याद कर लीजिएगा, बाकी अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।